सेहूनी फौज ने लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ एक बार फिर तेज कर दी। जनूबी लबनान के तारीखी शहर में मुतादिद मकामात पर बॉम्ब बरसाए गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी से 5 लबनानी शहरी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बमबारी की गई, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी सेहूनी फौज को भरपूर जवाब दिया। शिमाली इसराइल पर कई रॉकेट दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 165 बच्चे और 85 तिब्बी रजाकार भी शहीद हो चुके हैं। बमबारी से 5 लबनानी शहरी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बमबारी की गई, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी सेहूनी फौज को भरपूर जवाब दिया। शिमाली इसराइल पर कई रॉकेट दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 165 बच्चे और 85 तिब्बी रजाकार भी शहीद हो चुके हैं। फील्ड मार्शल भी और मुंतखब हुकूमत के इसाकदार आई थिंक बड़ा सेंट्रल रोल था उनका सफारतकारी के मैदान में, साथ प्राइम मिनिस्टर जहाँ उनकी जरूरत पड़ती थी। तो ये तीनों अफराद ने बहुत एक्टिवली लीड रोल में इसमें आसिम मुनीर साहब थे, लेकिन दोनों बाकी जो अफराद हैं उन्होंने भी पूरा साथ दिया और ये अमल यहाँ तक जहाँ तक पहुंचा है, इसमें इन तीनों का बड़ा सेंट्रल रोल है। इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, दुआ ये मांगनी चाहिए कि ये टूटे ना, और यहीं से एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आए जिसके नतीजे में ये मुकम्मल जामे किस्म का एक पीस का जो प्रोसेस है वो आगे चल पड़े। ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जिसमें लेबनान शामिल है, सीरिया शामिल है, या बाकी वो ममालिक जहाँ पर तनाज़ात हैं, यमन है, उन तनाज़ात के हल के लिए भी अगर कोई पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से ही कोई खुशी की खबर निकले तो और भी अच्छा होगा। नदीम मलिक साहब, थोड़ा सा अगर हम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचें तो अभी तक जो कुछ चल रहा है, अभी ये मुज़ाकरात थोड़े लंबे होते भी नजर आ रहे हैं। ये पहला राउंड है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तब जाके ये बात पाए तक मील तक पहुंचेगी। आपको इसमें पाकिस्तान का रोल आगे कैसे दिख रहा है? पाकिस्तान इसी तरह एक ब्रिज की तरह इन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार पेश करता रहेगा? पहले तो उन दो ममालिक की रजामंदी होनी चाहिए ना। जिन दो फ्रीकैन में तनाज़ा है वो फ्रीकैन राजी हो तो फिर पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो अगर उनको इंकरेज करना इंकरेज कर सकता है। कहीं सऊदी अरब की सपोर्ट चाहिए होगी तो सऊदी अरब को पाकिस्तान इंगेज कर सकता है। कहीं चाइना की मदद चाहिए तो पाकिस्तान चाइना को इंगेज कर सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पहले तो दोनों फ्रीक जो है वो रजामंदी दिखाएं कि हाँ हमने इस इशू पे आगे बढ़ना है। ये वजह तनाज़ा है, हम ये मांग रहे हैं, ईरान ये कह रहा है, तो उनको गैप को ब्रिज करने के लिए पाकिस्तान यकीनन एक मौसर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन दुआ ये करें कि ये सिलसिला जल्दी आगे बढ़ जाए। पूरी दुनिया का इसमें भला है, यूरोप इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर एनर्जी प्राइसेस कल सुबह दोबारा जो 110-12 पे अगर WTI और ब्रेंट की प्राइसेस कोट होती हैं, जो पॉसिबिलिटी है टॉक्स टूटने के बाद दबाव आएगा ऑयल मार्केट के ऊपर, तो यूरोप में और अमेरिका में और एशिया में सब जगहों पे एक ही जैसा दबाव आएगा। यूएस की पोजीशन बाकियों से ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि यूएस ट्रेजरीज से पैसा निकल के पिछले 2-3-4 सालों में बहुत तेज रफ्तारी के साथ गोल्ड की तरफ लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो ट्रस्ट था डॉलर के ऊपर एक एज ए सेंट्रल करेंसी, वो टूटा दुनिया का, या टूटा नहीं है तो कमजोर जरूर पड़ गया। चाइना ने, बाज दीगर ममालिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस ट्रेजरी से निकालना शुरू कर दिए। तो जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी ये पेट्रोलियम प्राइसेस की, तो वैसे वहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, उनके सेंट्रल बैंक एक्ट करेंगे, तो यूएस की इकोनॉमी क्या उस मार को बर्दाश्त कर लेगी? अमेरिका को इस पर सोचना चाहिए। उसका वोटर इसलिए नालायक, वो राजी नहीं है इस ईरान वाली जंग के मामले में कि उनकी इकोनॉमी पहले बैठी हुई है, वहां पर सूरत बहुत अच्छी नहीं है। यूरोप की इकोनॉमी बैठी हुई है और वहाँ अगर एनर्जी प्राइसेस का मजीद दबाव आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के मौके वहाँ पहले से और कम हो जाएंगे। तो इस वजह से पूरी दुनिया खाइफ है कि ये मसला और बिगाड़ की तरफ न जाए बल्कि सुलझाव की तरफ चल जाए, तो इसमें सबका भला इसी में। जी ठीक है नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तज्ज़िया का शाहिद अख्तर अलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया की जानिब से तारीफ़ की जा रही है, जेडी वेंस की जानिब से भी सारे तशक्कुर किया गया। सबसे पहले आप बताइए कि कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात, मुज़ाकरात का जो पहला मरहला है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, अब आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? क्या मुस्तकबिल करीब में बातचीत की दूसरी नशिस्त का इम्कान है और कब है? जी, मैं दूसरे सवाल का जवाब ज्यादा मुफस्सिल देना चाहूंगा। पहली चीज पे तो अभी बहुत ज्यादा बात हो गई है कि मतलब एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थी जो कि हिंदुस्तान से तो हजम भी नहीं हो रही है। मैं उनकी तफसीरें सुन रहा था। सो वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट है, और आई थिंक इंडिया हमेशा से जो पाकिस्तान को एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म कहता था, अब वो पीस का बन गया एपिक सेंटर। तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपना बयानिया चलाना। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आगे हमें क्या नजर आ रहा है। देखें, ये
जैसे अभी बात हो रही थी कि ये एक इवेंट नहीं था, ये एक प्रोसेस है निगोसिएशंस, तो ये इसी तरह चलती हैं। इसके अंदर कुछ सिनेरियोज हैं, मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ, उनमें से ही कोई एक मटेरियलाइज हो जाएगा। हतमी तौर पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जरा डिफिकल्ट है। पहला वाला तो जो यह है कि अगर यही पॉज रहे और बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहे। ये क्यों जरूरी है? इसलिए कि अमेरिका को भी एहसास हो गया कि पावर की लिमिटेशन है और ईरान भी मुसलसल अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस केस में पाकिस्तान का रोल फिर बड़ा अहम हो जाएगा कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक कि अगर आबनाए हुर्मुज, जो कि असल इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, कहने को न्यूक्लियर है बट दिस इज द मेन इशू, उस पर कोई महदूद मुआहदा हो जाए किसी मुद्दत के लिए, ताकि मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाए और बाकी मामलात को उसके साथ साथ सेटल किया जाए। और, और मीन वाइल जो जंग है ये रुकी रहे। इसमें ऑब्वियसली ईरान एक महदूद मुद्दत के लिए ये करेगा बिकॉज ये उसकी लेवरेज है। तीसरी ऑप्शन जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि फिर ये जो था ये खत्म हो जाए और महदूद कार्रवाई जो है फौजी वो स्टार्ट हो जाए। अब ये वो चीज है जो इसराइल चाह रहा है, बिकॉज इसराइल वॉर ऑफ एट्रिशन करके ईरान को मजीद तबाह करना चाह रहा है। लेकिन इस केस में फिर ईरान जो है वो ऑब्वियसली वॉर को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ बढ़ाएगा और मेरे ख्याल में शायद यूएई पे उसके अटैक पहले से भी ज्यादा हो जाए। चौथा जो हम चाह रहे हैं, जो जरूरी भी है और मुश्किल भी है, जिसको मैं कहता हूँ कि रीजनल बार्गेन, वो ये है कि इन मामलात पे जो इस वक्त डिफिकल्ट मामलात हैं उस पे एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, महदूद जौहरी कुव्वत हो जाए, किसी कंडीशनल तरीके से हुर्मुज खुल जाए, हजबुल्ला थोड़ी सी रिस्ट्रेन कर जाए, प्रोवाइडेड इसराइल लिटनी से पीछे चला जाए। वो मामलात हैं जिनको ब्रॉडली सेटल किया जाए और छोटे मामलात को इसके साथ साथ चलाया जाए। और आखिरी सिनेरियो फिर इज डेंजरस, वो ये है कि उसमें दोनों तरफ के जो हार्डलाइनर हैं वो प्रिवेल कर जाएं, क्योंकि तीसरी पार्टी इसराइल तो ऑलरेडी हार्डलाइनर है, तो वो अगर प्रिवेल कर गए तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। इसराइल इन मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं था लेकिन वो उसको कंट्रोल कर रहा था, और गल्फ जो थी, जो चौथी पार्टी है, वो इनका वो इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। बस ये जी आखिरी बात है कि ये इतने मुश्किल इसलिए है कि इसमें ये सिर्फ जंगबंदी नहीं है, ये असल में खिते में बैलेंस ऑफ पावर की बिल्कुल ऐसा ही बात है। है जो वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर को भी मुतासिर करेगी। शाहिद अलवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको हम ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। नदीम मलिक साहब, सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही करना चाहूँगी। अब बाकर कालिबाफ का जैसे ये कहना था कि अमरीका ईरान की जो उसूल हैं या जो शराइत हैं उनको समझ चुका है, वो ये भी वाजे करें कि अब जो गेंद है वो वाशिंगटन के कोर्ट में है। अब क्या समझते हैं, क्या अमेरिका ईरान के नुकात पर मजीद गौर करेगा? और अब ये जो मुज़ाकरात के दरमियान एक गैप आया है दूसरे राउंड के लिए, स्पॉयलर्स को इससे फ़ायदा उठाने का मौका तो नहीं मिल जाएगा? नदीम मलिक साहब, क्या आप तक मेरा सवाल पहुंचा? आबिद लतीफ़ साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। जी मैं देता हूँ आपके जवाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो स्पॉयलर्स हैं वो मतलब उनको ये सिचुएशन को मजीद खुदा न खास्ता खराब करने का मौका, देखिए उनको ये स्पेस दी हुई है तभी वो ये कर रहे हैं जी। और ये स्पेस दी थी अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के तहत कि जो इसराइल इस रीजन के अंदर जो भी कर ले अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, अमेरिका उसको एक तरह से उसके साथ खड़ा होता था। और इवन यहाँ तक कि जो इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो इंटरफेयर करे तब भी उसको वाहिद मुल्क है जिसको कुछ नहीं कहा जाता। उसकी वजह है, जाहिर है सब जानते हैं, मीर शाइमर की किताब जो उन्होंने लिखी है इसराइल लॉबी, जो बहुत डिटेल से इस चीज़ को बयान करती है, तो वो एक रीज़न है उसकी जी। लेकिन देखें, जो अब जो जिस स्टेज के ऊपर से मैं ये कहूँगा कि जी इन मुज़ाकरात में मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि पॉज आया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक ट्रेजेक्ट्री हमें ये नज़र आई है कि अभी जो जेडी वैंस हैं वो चले गए हैं, यानी जो लीडरशिप है वो चली गई है, लेकिन जो टेक्निकल टीम्स हैं वो यहीं पे हैं अभी। अगर आप देखें तो ईरान की टेक्निकल टीम भी यही है, जो विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 70 पीपल। अमेरिकन टेक्निकल टीम भी यही है विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 100+ पीपल अदर देन द सिक्योरिटी डिटेल्स। तो वो अभी इस पे काम कर रहे हैं जी, और ये काम चलता रहेगा। जहाँ तक बात है जी कि कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसकी अगर हम देखें हाइपोथेटिकली या एक्सट्रापोलेट करें कि कौन सा ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर
सबसे ज्यादा जो मुश्किल पॉइंट है, तो मैं समझता हूँ वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। कहा यह जा रहा है, जेडी वाइंस साहब ने भी ये कहा कि जी इट्स अ न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा इशू है, और उसमें भी अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड चेंज करता हुआ नजर आया। पहले जो था वो ये था कि जी आप एक लेवल से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट थी आज उसमें उन्होंने कहा कि जी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और द मीन्स उस टेक्नोलॉजी के हासिल करने के, उन सबको ईरान को छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर है ईरान तो वो ईरान के लिए मुश्किल जी। है, लेकिन ये ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, जेसीपीओ में भी हो चुकी हैं, आईएए के थ्रू भी हो चुकी हैं। तो ये ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि जिसका हल ना निकाला जाए। लेकिन जो स्टेट ऑफ हुर्मुज वाला मामला है जी, उसका हल निकालना जरा मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने जो उसको उस ज्योग्राफी को, स्टेट ऑफ हुर्मुज को एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे ईरान को पता चल गया कि आप उसको यूज कर सकते हैं, और ईरान बिल्कुल। ने किया भी, कर भी रहा है, और नेगोशिएशंस में भी उसको कर रहा है ठीक है, कि जो कि आपका पॉइंट आ चुका है जियोपॉलिटिकल। आबिद साहब। शाहिद अख्तर अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, कहिएगा कि जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से किस रवैये का इम्कान दिख रहा है, खुसूसी तौर पर चीन और रूस का अब क्या रवैया हो सकता है, इनकी क्या ख्वाहिश होगी अब आगे? देखिए, दोनों ममालिक ईरान के पीछे खड़े हैं, लेकिन कंडीशनली। ईरान को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अपने हाथ भी आलूदा नहीं करना चाहते। इनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि ईरान ने सरवाइव करना है इस वॉर से, और लेकिन इस वॉर को इससे ज्यादा फैलने से भी रोकना है। तो ये दोनों मिलके इस पे काम कर रहे हैं। चीन की फिलॉसफी और जो है वो रशिया से डिफरेंट है। चीन बेसिकली बाज मामलों में बड़ा इनवर्ड लुकिंग है, उसको अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं होती है। सो इसलिए उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी, उसके लिए हुर्मुज का खुलना, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो इनको करे। लेकिन वो ये मुज़ाकरात चाहता है, जंग को रोकना भी चाहता है, लेकिन ईरान की शराइत पे उसकी ज्यादा तरजीह है। रूस का मामला ऑपोजिट है। रूस इस जंग को अगर ये तवालत पकड़ती है तो रूस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि रूस को इसके अंदर ना कूदना पड़े, वो स्टेज ना आए। बिकॉज रूस इस वक्त एंजॉय कर रहा है कि जो अमेरिका और नेटो के दरमियान डिफरेंसेस है उससे उसकी जो ऑयल की कीमत बढ़ी है वो उसको दे रही है। और तो रूस चाहता है कि किसी स्टेज के अंदर उसको खुद इनवाइट किया जाए, वो आए और अपना रोल प्ले करे। लेकिन ये दोनों जो हैं ये कुछ चीजों पे ईरान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें इनके इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो ये सैंक्शन रजीम पे उसको कहेंगे कि इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, क्योंकि उससे उनको ये डर होगा कि ये सैंक्शंस आगे दूसरों पे भी लगती जाएंगी, रूस पे भी लगती रहेंगी। दूसरा, वो न्यूक्लियर पे भी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ईरान को, कि अभी भी बुशेर पे कोई 800 से ज्यादा रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिनमें से अभी कुछ ही दिनों में पहले निकले हैं। बिकॉज उससे उनको ये फीलिंग आएगी कि अमेरिका पे किसी का भी दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम अपना प्रेशर देके खुलवा सकता है। तीसरा, वो रजीम का, प्रेजेंट रजीम का सर्वाइवल चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को आईआरजीसी जो रूल कर रही है वो सूट कर रही है इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और इनके जो भी लॉन्ग टर्म मुफादात हैं उसके हिसाब से। हुर्मुज पे ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन कंट्रोल हो, बिकॉज उससे सारा इनकी एनर्जी के रूल जो हैं ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सो ये वो कुछ चीजें हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग, वो इसी तरह जो ईरान के हलीफ हैं जिसमें हजबुल्लाह, वो उनको भी चाहेंगे कि ईरान का उनके पर कंट्रोल रहे, क्योंकि वो ईरान को खिते में आइसोलेट नहीं होना देखना चाह रहे हैं। सो ये दोनों ममालिक जो हैं ये मतलब इसके पीछे भी खड़े हैं, तरीके से इसको सपोर्ट भी करते जाएंगे। और ये हमने देख भी लिया था जब इन्होंने वीटो किया था। बिल्कुल शाहिद साहब, अभी यही सारे तनाजुर हैं जिनको देखना भी है, समझना भी है। आबिद लतीफ़ साहब, ये ईरानियन डेलीगेशन की जानिब से ये कहा जाना, इस्माइल बकई साहब ने ये कहा कि 2 से 3 अहम पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी टेक्निकल पोजीशन का है? क्या आपको ये लगता है? और आपको क्या ये समझते हैं कि अब जो एक रेड लाइन खींची गई है अमेरिका की जानिब से कि उन्होंने ये कहा कि हम फाइनल ऑफर दे चुके हैं, यानी कि दिस इज फाइनल, इससे आगे कुछ नहीं है, और वो फाइनल ऑफर इसी के ऊपर आकर अटकी हुई है? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो 2 से 3 पॉइंट जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मेरी अपनी ये राय है। वो एक तो सबसे पहले स्टेट ऑफ हुर्मुज का है, जैसे मैंने बता दिया, ऑब्वियसली। क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो कंट्रोल है, वो इवन जियो पोलिटिकल जो रियलिटीज है उसको ना सिर्फ डिक्टेट करता है, बल्कि वो जो अमेरिकन अमेरिकन डोमिनेंस है और जो उसका एक ओवरऑल पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि उसके आगे उसकी कोई 17 के करीब बेसिस हैं, उसकी सेंट्रल कमांड यहाँ पे है, फिर जो इतने अरसे से उसकी जो यहाँ पे प्रेजेंस थी
उस सबको स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो इन अ वे उस पर वो डिपेंड करती है। दूसरा जो पॉइंट है जो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है वो ज़ाहिर है न्यूक्लियर का है, लेकिन उसका हल निकाला जा सकता है। जैसे मैंने कहा जी, अगर बात यह है कि जी आपका 450 या 500 जो फिजल मटेरियल है वो हमारे हवाले कर दें या कहाँ पे रखा हुआ है, या आपने एक लेवल तक एनरिचमेंट करनी है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो ईरान ऑलरेडी कह चुका है जी कि मैं हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन हमारा की डिज़ायर नहीं है, हमने सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करनी, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का ऑल्टरनेटिव एनर्जी का टाइम है। जो तीसरी चीज़ है जी वो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो नेगोशिएशंस हुई, ये खाली ये ज़ाहिर है शुरू तो इनका कॉन्टेक्स्ट तो ईरान और अमेरिका का ये कॉन्फ्लिक्ट था और इसराइल का, लेकिन जब उसकी आप बात करते हैं, जब इसराइल बीच में फैक्टर इन होता है, तो फिर जाहिर है वो जो अलकुद फोर्स है वो भी आ जाती है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी आ जाता है। तो क्या ये, मुझे लगता है ये कि ईरान को ये कहा गया है कि आप जो आपका जो इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह के ऊपर, आपका जो इन्फ्लुएंस है हमास के ऊपर और हूतीस के ऊपर और साउदर्न इराक के अंदर जो आर्म्ड ग्रुप हैं उनके ऊपर, उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ईरान का जवाब डेफिनेटली इसमें ये होगा कि अगर इसराइल एग्रेशन इन्हीं एरियाज में खत्म कर दे तो ईरान को जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये जी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि जिनमें एक कुछ जी, डिस्कशन की जरूरत है, जो इस वक्त ऐसे आप कह लीजिए कि जो टेम्पररी बिल्कुल रोड ठीक, ब्लॉक्स हैं बिल्कुल ठीक। जिनको सरकमवेंट किया जा सकता है, आप उनके दाएं बाएं से गुजर सकते हैं, उनके आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और इसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जी कोई एक साल ठीक के है, नहीं है, ये ठीक 10 है, सालों के नहीं बिल्कुल। है, इसके लिए और ये टाइम बहुत चाहिए, आबिद ब्रॉड लतीफ़, प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं सही जो कह रहे हैं काफी आप। डिकेड से। बिल्कुल ठीक। शाहिद अलवी की जानिब बढ़ेंगे। शाहिद साहब, कहिएगा, इस पूरी जंग और मुज़ाकरात के अंजाम का सबसे ज़्यादा असर खलीजी ममालिक पर पड़ता है। क्या समझते हैं आप, खलीजी ममालिक अब क्या चाहते हैं इस हवाले से? तो ये ममालिक जो है उन सब की मोरलेस एक ही डिमांड है। वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, बेशक वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे, बट ऑब्वियसली मुज़ाकरात को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और अमेरिका इनको इग्नोर करके आगे नहीं चल सकता। इनकी, मेरी नज़र में इनकी चार हैं डिमांड्स। नंबर वन, कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज अभी इनको लग रहा है कि आई थिंक ये आइडियोलॉजिकल वॉर से ज़्यादा इनको अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एनर्जी, इनका ऑयल फ्लो, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी और इनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, जंग रोकना चाह रहे हैं, लेकिन अनचेक्ड ईरान इनको कबूल नहीं है। दूसरा, यानी कि इनको लग रहा है कि ईरान एम्बोल्डन होके निकलेगा इसमें। दूसरा ये है कि ये हुर्मुस पे चाह रहे हैं कि हुर्मुस का कंट्रोल किसी भी पावर के पास ना रहे, वो भी इनके लिए मुआशी तबाही है। तीसरा, इनका इंटरेस्ट ये है कि ईरान कमजोर हो जाए लेकिन कोलैप्स ना हो, क्योंकि ईरान कोलैप्स होगा तो उससे फिर आप सोच सकते हैं जो मिलिटेंसी, जो क्रॉस बॉर्डर, ये सारे मसाइल होंगे, वो उसको भी नहीं देखना चाह रहे हैं। और चौथा, ये अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में ही रहना चाहेंगे, मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन शायद वो उसको अब थोड़ा सा ब्रॉड बेस करना चाहेंगे, एक में नहीं रहना चाहेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको एक्सपैंड करेंगे, चाहे उसमें चाइना का रोल आए, टर्की का आए, पाकिस्तान का आए, रशिया का आए। यानी कि अब ये कई साए के तले रहना चाहेंगे, ताकि इनके मुफादात हर तरफ से जो है वो जी। महफूज हो जाए। शाहिद अख्तर अलवी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आबिद लतीफ़ साहब भी साथ थे और नदीम मलिक साहब भी का भी हमारे साथ था। ट्रांसमिशन के अंदर हमने इंतहाई अहम गुफ्तगू किया। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।